आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। उज्जैनी महाकाल की नगरी, उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, उज्जैनी कालिदास की नगरी, उज्जैनी गजानन माधव मुक्तिबोध की नगरी, उज्जैनी शरद जोशी की नगरी। और अब जो काल गणना के नाम से जिस शहर को पहचान मिली, जहाँ से काल गणना शुरू होती है, वहाँ से आते हैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। जय महाकाल, आपका भी अभिनंदन है। मैं एनडीटीवी में आपके साथ बैठा हूँ, ये भगवान की दया भी और आपका प्रेम भी। सर, बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है खास करके चुनाव के वक्त, लेकिन हमारे लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी आप पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा कर लौट रहे हैं, तो ये क्या रणनीति है लोकसभा के मद्देनज़र? हम देख रहे हैं हर रोज़ कांग्रेस से कुछ लोग आ रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। देखिए, ये बदलते दौर का समय है। मैं केवल ज्वाइनिंग करा के नहीं आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल स्थापना दिवस है। आज 45 साल हो गए हमारी पार्टी को। पिछले समय जो काम किए उस कामों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दलों को छोड़ करके हमको ज्वाइन किया है, लेकिन हम दूध में शक्कर की तरह ही उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के कल्चर में, कांग्रेस के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो अब वहाँ अंदर अच्छा वातावरण महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और निराशा और हताशा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। खास करके छिंदवाड़ा की तरफ आपका ज़्यादा फोकस लगता है। दीपक सक्सेना जी भी आ गए, 4 दफ़े विधायक रहे, मंत्री रहे, कमलनाथ जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो क्या पिछली 2019 में जो छिंदवाड़ा की सीट छूट गई थी, क्या उसको छीनने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी? देखो, कौन किसको कैसे छीन सकता है। माननीय मोदी जी आए 2014 में, तो वो अपने एजेंडों को लेकर के आए, और अब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरा टेन्योर मोदी जी का निकला है, जनता मान के चल रही कि तीसरी बार भी, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार। हर बार ये उनका अपना वोट बैंक और सीटें बढ़ती जा रही है। जनता का भरोसा बढ़ा है, दुनिया ने बहुत सम्मान की निगाह से देखा है और उसका लाभ दिखाई देगा। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से भाजपा में आने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और हमने इस लाइन को बनाए रखा है कि हमारे परिवार में आए, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी रीति नीति, हमारी व्यवस्था, हमारी संगठन की भावना और हमारी अपनी जो इथिक्स है, जिसको हम मान्यता देते हैं, उसी पर आपको चलना पड़ेगा, चलना चाहिए भी। सही। शरद जोशी जी, चूँकि आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते भी हैं। शरद जोशी जी आप ही के शहर से, उन्होंने कभी कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई खादी भंडार से, ख़त्म हुई सचिवालय पर। और आपकी पार्टी हमेशा कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कई बार नारा दिया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। इसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है। कांग्रेस मुक्त भारत तो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि कांग्रेस ने जब स्थापना की थी, कांग्रेस ने आज़ादी के समय तक जो नेतृत्व देखा था, दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपने आप को ढाला नहीं। तो कांग्रेस के सिद्धांतों के आधार पर लोग राजनीति करने की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस ने लोगों का मनोबल तोड़ा है। क्या, और स्वाभाविक रूप से देश की आबादी इतनी बड़ी है, तो पार्टी को भी बड़ा होना पड़ेगा, और पार्टी को बड़े होने में हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांतों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बीच में बड़ी चर्चा थी कि कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, नकुलनाथ जी भी आ रहे हैं, फिर आए नहीं, तो इनके बारे में कोई रणनीति है क्या? हमने तो केवल कमल का विचार किया, कोई कमलनाथ को हम नहीं जानते। हमारी पार्टी के अंदर तो कमल ही कमल है, और परमात्मा की दया से ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाना, ये भाजपा का अपना उद्देश्य, और हम उसमें सफल होते हैं। और आना चाहेंगे तो स्वागत करेंगे। मैंने कहा कि काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दूंगा। आज हम जो है वो केवल कमल की बात कर रहे हैं, इसलिए उसी पर है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक हमने खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी नर्सिंग कॉलेजों की दुर्दशा की, जिसका मामला भी चला और फिर सीबीआई ने रिपोर्ट भी डाल दी। उन छात्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इनके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं क्या? हम उन कॉलेजों में गए और देखकर बड़ा दुख लगा कि जो खुद पूर्व में मेडिकल शिक्षा के निदेशक रहे, उन्होंने 3 कमरों में कॉलेज चला रखा था, और ऐसी बड़ी दुर्दशा है। तो इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं क्या? उन छात्रों के भविष्य, लाखों छात्र हैं। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विचार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमने ये देखा कि केवल एक विश्वविद्यालय के भरोसे अगर पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये इतना लोड दे दिया कि स्वाभाविक रूप से उसकी बस की बात भी नहीं थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी कोर्स की पढ़ाई समान होना चाहिए।
तो क्यों एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये जो हमारी गलतियां कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया, और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूँकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं, वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय है, वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण था, उनके निर्देश के अनुसार उन बच्चों को भी लाभ देने जा रहे हैं कि जो समय पर परीक्षा दे दे। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चूँकि अब कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, तो हम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, हम अक्सर जन सरोकारों के मुद्दे ही उठाते हैं, आपने भी देखा होगा कई दफ़े। स्कूली शिक्षा पर भी आपने एक कड़ी कार्रवाई की कि जो स्कूल बाध्य कर रहे थे अभिभावकों को, तो अब उन जो स्टोर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होने लगी। तो इसको क्या, चूँकि इस बार शैक्षणिक सत्र लगभग शुरू हो गया था, तो अगली दफ़े से क्या पहले से ही कार्रवाई चलेगी ताकि इस तरह को कोई बाध्य ना कर पाए? नहीं, अभी भी शैक्षणिक सत्र चालू नहीं हुआ है। शैक्षणिक सत्र नहीं, शैक्षणिक सत्र तो जुलाई से चालू होगा, जून से चालू होगा। लेकिन हमने समय पे चिंता की है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को पाठ्यक्रम को लेके, गणवेश को लेकर के, जूते या अपनी ड्रेस वाली कोई चीज़ों को लेकर के, किताब कापियों को लेकर के कोई पर्टिकुलर एक दुकान से खरीदना, एक रेट पे खरीदना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस संबंध में जिला प्रशासन के प्रत्येक कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि हम अपने प्राइवेट विद्यालय के लोगों को केवल विद्यालय की पढ़ाई की चिंता के लिए बताएं। ये बाकी चीज़ों के माध्यम से गलत संदेश जाता है, इससे बचना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज ने भी अप्रिशिएट किया और उस पर हरकत में आते हुए पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल बना है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको कोई इस प्रकार से कोई डरा धमका नहीं सकेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। पटवारी परीक्षा को लेकर के भी आपने उन बच्चों को काफ़ी राहत दी है, लेकिन कुछ सवाल ये भी कहे जा रहे हैं कि जिन लोगों ने बिल्कुल ठीक से परीक्षा नहीं दी या एक कॉलेज से संबंध थे, उनको भी फिर सफलता मिल गई। तो इस विषय में आप कुछ और क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो इतना मानना है कि हम चूँकि पारदर्शिता से सरकार चलाते हैं और विभागों का काम करने का अपना तरीका होता है। पटवारी परीक्षा में जैसा ध्यान में आया था कि 2-4 सेंटर की बात आई कि यहाँ से ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे क्यों निकल गए हैं, इसको देखना चाहिए। हमने तुरंत न्यायिक जाँच कराई। न्यायिक जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस की, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्वाभाविक है और इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमने एक दिन में सबकी नियुक्तियाँ दे दी, क्योंकि हमने पटवारी परीक्षा इसीलिए कराई कि पारदर्शिता से होना चाहिए, साफ सुथरा ढंग से होना चाहिए। लेकिन जांच भी इसलिए कराई, कोई भी किसी बात का प्रश्न अगर उठता है तो समाज के सामने हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप उज्जैनी से आते हैं, जाहिर सी बात है आपका ख़ास स्नेह भी है। शिप्रा को लेकर कुछ दिनों पहले सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी, तो उसकी साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि कुंभ भी आने वाला है कुछ सालों में, तो उसकी साफ़ सफाई को लेकर के कुछ सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सवाल उठाए हैं, इंदौर में, कान में, गंभीर में जो सहायक नदियाँ, उनको लेकर के भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माँ शिप्रा का जो उद्गम से लेकर के उनका चंबल में विलीनीकरण तक का 194 किलोमीटर का सफ़र है। बहुत छोटी दूरी पे जहाँ बहने वाली पवित्र नदी है माँ शिप्रा। लेकिन ये बात भी सही कि वो कोई ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बहेगा, बर्फ़ पिघलेगा और नदी बन जाएगी। मूलतः आज के समय में बरसाती स्वरूप उनका है। स्वाभाविक रूप से उनमें बहाव लाने के लिए नर्मदा का जल छोड़ करके हम उसको प्रवाह लायक बनाते हैं, और बाकी तीज त्यौहार, पूरे व्रत वगैरह में पूरे साल नदी में जल रहे, इसीलिए उसका प्रबंधन कर रहे हैं। और इसी में एक अब जो कठिनाई आ रही कि बगल की इंदौर की काहन नदी है जिसका पानी आता है, वो सीवरेज का पानी है। हमने उसमें ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, डाइवर्सन कर रहे हैं ताकि पानी उसका गंदा कहीं और निकले, शिप्रा जी में नहीं मिले। मैंने आते ही लगभग इसमें 700 करोड़ की एक योजना तो डाइवर्सन के लिए मंजूर की है। अलग अलग प्रकार की एक अथॉरिटी बना रहे हैं जिसमें शिप्रा पूरे साल अपने शुद्ध पानी से रहे, भविष्य में अपने पानी का संग्रहण करके वर्षा के काल के पानी के आधार पर शिप्रा जी में जल रहे। और नर्मदा जी के जल से तो अभी अमृत मिला हुआ है हमारी नदी जी को, तो स्वाभाविक रूप से जो स्नान करने वाला है उनको शुद्ध जल भी मिले और वो आचमन कर सके, ऐसी व्यवस्था भी कराएं। हमने ये सारे प्रबंधन कर लिए।
100 सवा 100 दिनों में ही आपने एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई है। वैसे स्वभाव से आप सहज हैं, लेकिन किसी कलेक्टर का तबादला हो या किसी एसडीएम ने अगर जूते बंधवाए तो आपने फ़ौरन उन पर कार्रवाई की, या किसी ने किसी किसान पर टिप्पणी कर दी। पर इससे क्या ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी वर्ग में नाराज़गी है, या आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा कि ये इतनी त्वरित कार्रवाई ठीक नहीं है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं लंबे समय से प्रशासन की अलग अलग अवस्थाओं से निकल के आया हूँ। मैं लगभग 8 साल 9 साल तक उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, राज्य मंत्री का दर्जा रहा। बाद में मैं पर्यटन विकास निगम का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, वो 4 साल रहा। बाद में शिक्षा मंत्री रहा, अभी मुख्यमंत्री रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के आधार पर हम मुखिया को अपनी विनम्रता जरूर रखना चाहिए, गरीब जनता के प्रति पारदर्शिता रखना चाहिए, सहानुभूति और संवेदनशीलता भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार चलाते तो हमारा रोल बदल जाता है। और सरकार में जितने वरिष्ठ अधिकारी है, जितने उच्च पद पे मेरे सहित, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें, जो जनता के लिए तो वो जान लुटाने को तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन सरकार के निर्णय लेने में जितनी उनका निर्णय सबको प्रेरणा देता है, सबको आकर्षित करता है, इसी समय की इसी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए वो एक ध्येय वाक्य रखते हैं, यही समय है, सही समय है। तो सही समय को सही निर्णय लेकर के गलती अगर करेगा तो मेरी सरकार में मैंने बनाया हुआ है कि हम तो माफ़ नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जबरन में किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। एक कुछ वाकया भी मैंने कहीं सुना था कि बिटिया दुखी हुई थी, शायद आप पहुंच नहीं पाए थे अपनी व्यस्तताओं में, उनका कुछ MBBS फाइनल ईयर का या कुछ कॉन्वोकेशन था। ये बात सही है, एक घटना थी पुरानी। मैं जब शिक्षा मंत्री के पहले टूरिज्म चेयरमैन था, मेरी बच्ची ने कहा कि पापा आप शुरू से छात्र राजनीति से लग गए, बाद में विवाह भी हो गया, तो भी घर में आपने समय नहीं दिया। मैं सुबह से निकलता रात तक पहुंचता था। लेकिन परिवार जब संयुक्त रहता है, मेरी दीदी वहीं रहती, कलावती यादव जी, जो सभापति नगर निगम में, वो लोग सब संभाल लेते थे। तो प्राइमरी में कोई पेरेंट्स मीटिंग में जाना या एनुअल गैदरिंग में जाना, ये कभी मेरे से हो नहीं पाया। मिडिल, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज करते करते मैं वो मेडिकल कॉलेज की फाइनल की पढ़ाई में आ गई। संयोग ऐसा हुआ कि उसका फ़ोन आया, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने कहा पापा मेरा फाइनल ईयर है MBBS का, और अब मुझे उसके बाद अपने नए जीवन में जाना पड़ेगा। तो मैं कथक नृत्य अच्छा करती हूँ, और आप कम से कम एनुअल गैदरिंग में उसको देखने आए, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे पापा मेरा 1 साल में मेरी एजुकेशन लाइफ में कभी तो कोई मेरा कार्यक्रम देखे। मेरे को भी थोड़ा अंदर से दर्द हुआ, कष्ट हुआ कि ये बड़ी गलती हो रही है मेरे से। मैंने उससे कमिटमेंट कर लिया कि मैं बेटा किसी हालत में हूँ। अब संयोग ऐसा हुआ कि उसी दिन कोई बड़ी मीटिंग आ गई, केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर आ गए, तो उन्होंने कहा कि आपको बैठक में रहना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं जा पाया, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। मुझे लगा कि नहीं अब उसको संभालना चाहिए, तो मैं मिठाई लेकर के शाम को हॉस्टल पहुंचा, उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ, मैं तुमसे। तो वो चहकती हुई है, मुझे बड़ा आधा तो मन मेरा अच्छा हो गया कि चलो वो गुस्सा नहीं, नाराज़गी को मुस्कुराते देख के, बेटी को मुस्कुराते, थोड़ा मेरा दर्द कम हुआ। मुख्यमंत्री जी, उज्जैनी को लेकर के जैसे अक्सर हर मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने बारामती का, यहाँ पर छिंदवाड़ा मॉडल कहा जाता है, तो आप भी क्या उज्जैन को किसी मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं? देखते हैं कि आने वाले वर्षों में जैसे राजधानी है या इंदौर है, उसी की तर्ज पर उज्जैन में भी कुछ खास विकास? नहीं, मैं ऐसा तो पसंद नहीं करता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। वापस से राजनीतिक विषयों पर लौटते हैं। कई लोग कहते थे कि कैबिनेट में आपके बहुत वरिष्ठ साथी हैं, दिल्ली से आए हैं, उनके साथ सामंजस्य मुश्किल होगा, पर अब तो लगभग 4 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, तो कैसा चल रहा है सामंजस्य? देखिए, ये देखने वालों की दृष्टि पे निर्भर करता है। मुझे मालूम है मेरे मंत्रिमंडल में मेरे बहुत वरिष्ठ साथी भी है और पहली बार के विधायक साथी भी है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कहा था कि मेरे साथ मैं किसी वरिष्ठों के बीच से सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं वरिष्ठों के साथ सिलेक्ट हुआ हूँ। बिल्कुल। तो वरिष्ठों के साथ में मैं रहने से मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे उनका मार्गदर्शन मिलता है। उनसे कई मामलों में हम विचार विमर्श कर लेते हैं, और हम मिलकर के ये कई गेम टीम गेम की तरह होते हैं। मैं खिलाड़ी रहा हूँ शुरू से, तो कुश्ती की बजाय हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, तलवारबाजी, ये टीम गेम है। तो स्वाभाविक रूप से टीम गेम में सामूहिक रूप से निर्णय करने में उसी प्रकार की भावना रखती है। अच्छा, पार्टी आपको
एक बतौर यादव चेहरा भी ऐसी बात निकली कि पेश कर रही है, जैसे आप आजमगढ़ भी गए और फिर वहाँ से अपना कनेक्शन भी बताया, आप बिहार भी गए, तो आपको लगता है कि इन इलाकों में आपके मुख्यमंत्री बनने से प्रभाव पड़ेगा, खास करके यादव समाज? देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। आपके लिए भी मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि ये जातिवाद के आधार पर माननीय मोदी जी कभी नहीं देखते, भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। जो या व्यक्ति योग्य, लोगों ने ऐसा कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को आज 3 बार से टिकट मिल रहा है, जहाँ से मैं उज्जैन दक्षिण से जीतता हूँ। मेरे समाज के 500 वोट भी नहीं मानी है कोई यादव समाज के, लेकिन हर बार मेरी लीड बढ़ती है, जनता का प्रेम मिलता है, बड़े बड़े पदों पर मैं रहा हूँ। इसी प्रकार से देश के अंदर भी जहाँ भी पार्टी की विचारधारा के आधार पर जाना हो तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये अलग बात है कि मेरे जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने ये बना रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर समाज के लोग अपने पद अगर पा लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो अपने परिवार में ही दूसरा मुख्यमंत्री ढूंढते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो इस हमारी भाजपा के अलावा ऐसे अधिकांश दल इसी लाइन पे हैं, उनको लगता है कि जातियों से राजनीति करना चाहिए, इस क्षेत्रीयता की बात करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से वो लोकतंत्र का एक तरह से वो खराब दृश्य, मैं उसका विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र, और ऐसे में जैसे लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है, और सरकार ने वायदा किया था अपने वचन पत्र में, जिसे मोदी की गारंटी भी कहा गया कि संभवतः इसको 3000 तक बढ़ा करके लेके जाएंगे। गेहूं और धान के लिए भी राशि की बात कही है। तो सवाल यही है कि पैसा कहां से आएगा और क्या ये योजनाएं चलेंगी, और जो गारंटी कही गई वो कब तक पूरी होगी? देखिए, ये बड़ा सरल सिद्धांत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू किया, तो जो केंद्रांश हमारा बढ़ा है वो अत्यधिक बढ़ा है। आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। ये कांग्रेस ने एक षड्यंत्र करा था, कांग्रेस ने भारत के साथ मध्य प्रदेश का विकास भी रोका। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, जब हमारी कांग्रेस के हटा के सरकार बनी 2003 में, तब हमारा कुल बजट था 20,000 करोड़ से कम था। आज की स्थिति में भाजपा ने लंबे समय तक सरकार भी चलाई, विकास के सारे काम किए, और हमारा बजट हो गया 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का। अकेले हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए लगभग 1,40,000 करोड़ का तो केंद्रांश आ रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अकेले मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे अन्य विभागों का भी पैसा कितना आ रहा है। रेलवे का पैसा 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश को 150 करोड़ रुपया देता था। आज की स्थिति में हमारे पास 15,500 करोड़ रुपये का रेलवे विकास का पैसा मोदी जी ने दिया है। तो हम तो ये मान के चलते कोई योजना बंद नहीं होगी, किसी प्रकार के विकास के काम बंद नहीं होंगे। और हमारे आज आप बताइए, कोई भी व्यक्ति जो धंधा करना चाहता है, वो कोई उद्योग फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो वो लोन लेता है, लेकिन लोन कब देती बैंक? जब वो उसके लायक हो। तो लोन लेना बुरा नहीं, लेकिन डिफाल्टर होना बुरा है। ओवरड्राफ्ट होना, हमारा एक बार भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, सभी योजनाओं बराबरी से चालू है, और नए नए विकास के काम हम करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी जो आपको 4 महीने हुए हैं, कोई खास उपलब्धि जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि नहीं ये एक बड़ा काम हुआ? 4 इतने सारे काम हुए, लगभग हमने 150 से ज़्यादा फैसले लिए हैं। मैं किस किस फैसले को बताऊं? सब क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। जैसे मैंने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड में वर्षों से वीरता के लिए बुंदेलखंड जाना जाता है, जिसने कभी मुगल सत्ता में भी अपने हथियार नहीं डाले। लेकिन पानी के अभाव में कृषि का रकबा अच्छा होना चाहिए। केन नदी बहती है, बेतवा नदी बहती है, लेकिन उसका इरिगेशन का एरिया नहीं आ पाया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको लाभ मिल रहा है कि हम उसमें बड़ा लाभ उठा रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान का बड़ा दृश्य दिखेगा। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना 35,000 करोड़ की, ये केन बेतवा 45,000 करोड़ की भारत सरकार से केवल 10% अनुदान पे दे रहे हैं, 90% भारत सरकार दे रही है। नर्मदा वैली में पूरा पैसा केंद्र ने दिया, हम उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने एक निर्णय किया कि हमारे यहाँ ये पटवारियों के आधार पर जो नामांतरण करके किसानों को परेशानी होती है, ज़मीन खरीदते बेचते, तो एक निर्णय किया, ये पूरे देश के लिए आदर्श उदाहरण रहेगा। हम रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे, उसी समय नामांतरण होने की प्रोसेस सरकार के स्तर पर चालू होगी। अब पटवारी के आगे पीछे जाके चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से जो अपराधी लगातार अपराध करते हैं, लगभग 1,500 अपराधियों की जमानतें हमने निरस्त कराई। हमने निर्णय किया कि जो अपराधी है वो खुले तौर पे नहीं घूम सकते, उनको जेल जाना चाहिए। खुले में मांस, खुले में मछली ऐसे बिकने का कई तो खाद्य पदार्थों की दृष्टि से बहुत गलत था। हमने निर्णय किया इनके मार्केट बनवाएंगे, मार्केट के अंदर ही बिकना चाहिए।
बताने के लिए बहुत कुछ है, आपका समय कम पड़ जाएगा। आपने जो फैसला लिया था खास करके तेज़ आवाज़ में डीजे ना बजे, बहुत सारे लोगों ने उसका स्वागत किया क्योंकि वाकई वो बहुत दर्दनाक है। कई लोगों की मौत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले 55 डेसिबल से ज़्यादा, लेकिन कई स्थानीय निकायों में उसको उस तरह से लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी तो कहा कुछ सख्ती और आने वाले दिनों में बरती जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा कि ये जो तेज़ आवाज़ में बजने वाले साउंड 25,000 हॉर्न तो जमा करा लिए हमने पूरे प्रदेश से निकलवा करके, और अधिकांश जगह हमारे निर्णय का पालन हो रहा है। अगर कोई ऐसी आपको जानकारी आती है हमारे तक पहुँचाएँ, हम निश्चित कार्रवाई कराएंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की आपने बहुत सारी बातें की और सबसे पहला जो उनका देश ने देखा था कि वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मना किया कि कोई मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएगा। लेकिन कई सारे राज्यों में हमने देखा उसके बाद लोग हूटर को प्रचलन में ले आए, और आलम यह है कि आज अगर एक छोटा नेता है वो भी अपनी गाड़ी में हूटर बजाते हुए चलता है। आपने कुछ खबरों में सुना ही होगा कि अभी एक मंत्री जी के सुपुत्र पर भी आरोप लगा कि उन्होंने मारपीट की, और आपने भी ये खबरें आई कि आपने और वीडी शर्मा जी ने भी नाराज़गी जताई है। तो इस तरह की वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए भी सरकार का कोई कदम उठाएगी? देखिए, हमारी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को तो समाप्त किया, इसीलिए हमने कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो उसको सामान्य बना रहना चाहिए। मेरे अपने खुद के भी इसी प्रकार के आग्रह है कि हमको इससे बचना चाहिए। जहाँ तक आपने कुछ बातें कही है मैं उस पर गौर करूँगा, निश्चित रूप से हम ऐसी कोई बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी मुख्यमंत्री जी, आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको ज़रूरत है, कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए वो लगाए तो समझ में आता है। अब आपके आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? नहीं बजाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, आप छत्तीसगढ़ ही जा रहे हैं, आपका एक तरह से पुराना घर ही है। वहाँ पर जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, कभी भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी 2 लोकसभा सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाई है। इस बार आपको क्या लग रहा है? आपकी बात होती होगी अपने वहाँ के साथियों से और आप खुद भी जा रहे हैं, क्या आपको लगता है वहाँ पर? देखिए, जो मध्य प्रदेश का हाल है वो छत्तीसगढ़ का है। जैसे जैसे समय के साथ हम लगातार चुनाव में जा रहे हैं, एक एक करके माहौल बन रहा है। मध्य प्रदेश का पुराना हिस्सा है छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अपने पुराने रिकॉर्ड को और दुरुस्त करेगा और मध्य प्रदेश भी क्लीन स्वीप करेगा। एक मुख्यमंत्री जी, एक बस आखिरी सवाल आपसे लूँगा। कुछ दिनों पहले एक हमने खबर दिखाई कि कैसे भोपाल नगर पालिका में कुछ जो मृतक हैं उनके नाम पर उनको कागज़ों में मृतक दिखाकर उनके नाम पर राशि निकाली गई 2-2 लाख की जो संबल में मिलती है, और इस पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। प्रशासन खुद मान रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या सरकार संज्ञान लेगी? नहीं, कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हुई है और पकड़े भी गए, जमानतें हुई है। लगातार हम पूरे प्रदेश में ढूंढवा रहे हैं, क्योंकि जब हमने संबल योजना चालू की, बीमा की अलग अलग योजना चालू की, स्वाभाविक रूप से उसके हितग्राही आना चाहिए। लेकिन कोई उनकी आड़ में कोई दूसरा धंधा कर ले, ये हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और आपके संज्ञान में भी कोई बात होता हो जरूर बताइएगा, हम जरूर। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, भोपाल में ही चांदबड़ इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। निश्चित कठोर कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमें इतना वक्त दिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।